हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो एज यू ऑल नो कि अभी जो हमारा करेंटली चैप्टर चल रहा है दैट इज़ दी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है और उसका जो है 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आज की जो लेक्चर है वो 3rd लेक्चर है। तो आई होप कि आप जो है 2 लेक्चर देख चुके हैं और नहीं देखे हैं तो आप जा कर के उसको देख लीजिए, क्योंकि जो है कंटिन्यूसली जो जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक्स आते हैं उसको पढ़ने से क्या होता है, आपको बेनिफिट होता है, ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे बीच से कोई सा भी टॉपिक पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आ भी सकता है, क्योंकि आज जो है बेसिकली पूरा का पूरा पीजीआर जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उसके ऊपर होने वाली है बातें, तो आपको समझ में आ सकता है। लेकिन आप फिर भी उन 2 लेक्चर्स जो है उसको देख लीजिएगा इसके बाद। तो कल वाली जो हमारी क्लास थी दैट इज़ द 2nd लेक्चर, उसके दौरान मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ रेट होती है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, उसकी ग्राफ वगैरह मैंने आपको बताई थी कि जो अरिथमेटिक होती है उसकी ग्राफ जो होती है वो लीनियर आती है और उसकी इक्वेशन होती है एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, जहाँ पे एल टी होता है लेंथ एट टाइम टी, एल ज़ीरो होता है लेंथ एट टाइम ज़ीरो एंड आर होता है ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। इसके बाद मैंने आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियली यहाँ पे ग्रोथ होती है और यहाँ पे जो है सिग्मॉइड या फिर एस शेप की जो है कर्व बनती है, जहाँ पे लैग स्लो फेज होता है, लॉग एक्सपोनेंशियल या फिर फास्ट फेज होता है, उसके बाद एसिम्पटोट फेज या फिर स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो ये थी हमारी ज्योमेट्रिक वाली, जिसकी इक्वेशन होती है W1 इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई टू दी पावर आर टी। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसकी सिग्मॉइड या एस शेप की कर्व होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये ज्योमेट्रिक टाइप की जो कर्व होती है ये सारे सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट उस सब के लिए होता है। फिर मैंने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बताया था, रिलेटिव ग्रोथ रेट बताया था। फिर मैंने आपको ग्रोथ की कंडीशन बताई थी कि ग्रोथ की जो है कंडीशंस होती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर डिपेंड करती है ग्रोथ। इंटरनल में मैंने आपको इंट्रा सेलुलर विद इन सेल बताया था जेनेटिक मटेरियल, और इंटर सेलुलर जो है बिटवीन सेल, उसमें मैंने आपको पीजीआर के बारे में कहा था कि पीजीआर जो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको फाइटो हार्मोन्स भी होता है कहते हैं, वो इंटर सेलुलर जो होता है कंडीशन होता है। एक्सटर्नल फैक्टर में मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ऑक्सीजन के बारे में बताया था, और कुछ और एक्सटर्नल कंडीशंस में मैंने आपको ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर, लाइट और ग्रेविटी के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और रीडिफ्रेंसिएशन के बारे में अच्छे से उसको मैंने डिफाइन किया था कि वो क्या क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको डेवलपमेंट टॉपिक जो था उसको अच्छे से बताया था कि डेवलपमेंट जो हमारा टॉपिक है वो ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन से मिलके बना हुआ है, और सारे तरह के चेंजेस जो भी एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में जिस प्रोसेस से गो थ्रू होता है उसको ही हम डेवलपमेंट कहते हैं, जैसे सीड की जर्मिनेशन से उसकी सेनेसेंस या फिर डेथ तक। उसके बाद मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो बताया था कल वाली क्लास में वो थी हमारी प्लास्टिसिटी। ये एक एबिलिटी होती है प्लांट्स की टू शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट या फिर फेजेस ऑफ लाइफ। और फिर मैंने हाइड्रोफिली बताया था कि डिफरेंट शेप ऑफ लीफ हमें देखने को मिलता है, जो फेजेस ऑफ लाइफ है उसके हिसाब से जुवेनाइल और एडल्ट फेज की डिफरेंट लीफ स्ट्रक्चर होती है, जैसे कॉटन, कोरिएंडर और लाक्स पर। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोफिली के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल में बटर कप बताया था, जो कि लैंड एंड वाटर पे जो है अलग अलग टाइप की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है लीफ के स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी कल वाली क्लास में हो चुकी थी, तो आप उसको देख लीजिएगा। आज की जो टॉपिक है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से। और ये इस पूरे चैप्टर का हम कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। बाकी अब तक जो भी पढ़े हैं उससे क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, लेकिन इससे आएगा ही आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। मतलब ये क्लास जो है लेक्चर 3rd और लेक्चर 4 जो होने वाला है वो, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही मैं आपको जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या फिर हॉर्मोन्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम जो है इसकी जो भी इसके अंदर दे रखा है वो हमें अभी इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते क्या है? जो पीजीआर होते हैं वो स्मॉल होता है और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होती है जिसकी डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन होती है, अलग अलग केमिकल इसकी कंपोजिशन होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं इंडोल डेरिवेटिव्स या इंडोल कंपाउंड्स आता है, जिसके अंदर आता है 2 एग्जाम्पल हमें याद रखना है,
IAA और IBA। IAA यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड और दूसरी IBA इसका मतलब है इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड। तो इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है। जैसे IAA और IBA जो है ये इंडोल कंपाउंड्स है या फिर इंडोल डेरिवेटिव्स हैं। दूसरा जो है दैट इज द एडेनिन डेरिवेटिव, और एडेनिन डेरिवेटिव जो होता है ये होता है N6 फॉर फ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन, जिसको हम काइनेटिन भी कहते हैं, ठीक है। N6 फॉर फ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन या फिर काइनेटिन। तीसरी जो एग्जांपल है हमारी दैट इज कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है और उसके अंदर आता है एब्सिसिक एसिड या फिर ABA, उसी को ABA शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है या एब्सिसिक एसिड। इसके बाद फोर्थ जो है दैट इज हमारा टर्पीन्स है, और टर्पीन्स डेरिवेटिव जो होता है उसके अंदर आता है जिब्रेलिक एसिड या GA3। इसके बाद गैसियस हार्मोन जो होता है इसके अंदर आ जाता है इथाइलिन या फिर इसको हम लिख सकते हैं C2H4, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन आ सकता है कि IAA किस तरह का कंपाउंड है, तो हम कहेंगे कि इंडोल कंपाउंड्स है, इंडोल डेरिवेटिव है। ऐसे ही अगर हमें जिब्रेलिक एसिड पूछ लिया तो ये टर्पीन डेरिवेटिव है। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहला हमारा काम है कि हमें इसको याद रखना है, इस सबको, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा, अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है तो ग्रोथ में क्या होता है कि या तो वो प्रोमोटिंग होगा यानी कि प्रोमोट कर रहा हो कुछ, या इनहिबिटर भी होता है, क्योंकि एक्सेस प्रोमोटिंग जो है ये भी अच्छा नहीं है। तो इनहिबिटर भी होना चाहिए जो उसको रोके यानी कि उसको कंट्रोल में रखे। एक तो होता है जो उसको बढ़ावा दे यानी कि उसको प्रमोट करे, और दूसरा वो होगा जो उसको इनहिबिट करेगा यानी कि रोकेगा। तो दो तरह की अलग अलग तरह की हमें हार्मोन्स या PGR हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यही प्रमोटिंग वाले की। तो प्रमोटिंग में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सेल की डिवीजन, ये एक तरह का प्रमोशन हुआ। सेल का बढ़ना यानी कि सेल की इनलार्जमेंट, ये एक तरह की प्रमोशन हुई। इसके बाद पैटर्न फॉर्मेशन, ये एक तरह की प्रमोशन होती है। इसके बाद फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया, सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये सब चीज़ें जो होती है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम होता है। इसको हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स कहते हैं। और इसके अंदर हमें 3 एग्जाम्पल याद रखना है। एक होता है जिसका नाम है ऑक्सिन, दूसरा नाम है जिबरलिंस और तीसरी होती है साइटोकाइनेंस, ठीक है। ये तीनों नाम हमें याद रखना है कि प्रोमोटिंग PGR जो होते हैं उसके अंदर ऑक्सिन्स, जिबरलिंस और साइटोकाइनेंस आता है। इसके बाद जो इनहिबिटिंग PGR है इसके अंदर क्या होता है, या तो डॉर्मेंसी हो सकता है या एब्सिशन हो सकता है। एब्सिशन का मतलब होता है झरना, और डॉर्मेंसी यानी कि वो स्टेट जहाँ के बाद वो बेसिकली डॉर्मेंसी वो स्टेज होता है जहाँ के बाद वो बेसिकली उसके बाद वो कोई काम नहीं कर पाता है, तो वो वाला स्टेज होता है डॉर्मेंसी। यानी कि थोड़े पीरियड के बाद क्या होता है कि वहाँ पे स्टॉप हो चुका है, उसकी जितनी भी फंक्शंस होती है वो स्टॉप हो चुकी है, तो वो डॉर्मेंसी स्टेज होता है, यानी कि इनहिबिटिंग हुआ ये। और एब्सिशन यानी कि झरना, जैसे कि फलों का झरना, फूल का झरना, पेड़ों का पत्तों का झरना, ये सारी चीज़ें जो होती है एब्सिशन होता है। तो ये चीज़ें इनहिबिटिंग PGR के अंदर आता है। और इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है हमारा एब्सिसिक एसिड ABA, या दूसरा जो है वो है दैट इज द गैसियस PGR जिसको हम इथाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें याद रखना है, दैट इज इथाइलिन जो होता है, इथिलीन, वो फिट होता है दोनों कैटेगरी में, यानी कि वो प्रोमोटिंग भी होता है और इनहिबिटिंग भी होता है। लेकिन अगर हमें लार्जली कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, तो वो इनहिबिटिंग वर्क करता है प्रोमोटिंग की जगह। बाकी ये दोनों काम करता है, दोनों के अंदर हम इसको रख सकते हैं, प्रोमोटिंग और इनहिबिटिंग के अंदर। तो इस पॉइंट को हम अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट, अभी मैंने जितनी तरह की आपको जो है या तो प्रोमोटिंग PGR बताया या इनहिबिटिंग PGR बताया, अब उस सब की हम डिस्कवरी को देख लेते हैं कि डिस्कवरी आखिर हुई कैसे है, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, कौन से ईयर में हुई है, ठीक है। अगर हम ऑक्सिन की बात कर ले तो ऑक्सिन जो होती है इसकी ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे उनके सन थे फ्रांसिस डार्विन, और वो वर्क कर रहे थे ऑन द कॉलियोप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास जो होती है उसकी कॉलियोप्टाइल पे वो वर्क कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि जो कॉलियोप्टाइल जो थी कैनरी ग्रास की, उस पर जब एक साइड से यानी कि लाइट पड़ी, यानी कि यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन या फिर सनलाइट जहाँ पे पड़ी उसकी टिप पे, तो बेंडिंग हो गई टिप ऑफ द कॉलियोप्टाइल टुवर्ड्स द लाइट। लाइट की तरफ जो है उस टिप जो थी कॉलियोप्टाइल की उसकी बेंडिंग हुई। तो ये बेंडेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कॉलियोप्टाइल पहले सीधी थी, जब इस पे यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन हुई यानी कि लाइट पड़ी तो ये क्या हो गई, टिप इसकी बेंड हो गई। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है इनकी एक्सपेरिमेंट से
कि जो टिप होती है कोलेप्टाइल की वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द इंटायर कोलेप्टाइल। मतलब जो कोलेप्टाइल की टिप होती है वो कुछ ट्रांसमिटेबल होता है, कुछ ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से मतलब लाइट के टुवर्ड्स वो ट्रांसमिटेबल होता है, जिसकी वजह से इंटायर कोलेप्टाइल जो होता है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। उसके बाद है कि ऑक्सीज जो है वो आइसोलेट हुआ था FW वेंट के द्वारा फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल ऑफ द ओट सीडलिंग। जो ओट की सीडलिंग थी उसकी जो टिप होती है कोलेप्टाइल की, उससे ऑक्सीजन की जो है वो आइसोलेशन हुई थी। और किसने किया था, FW वेंट जी जो है, इन्होंने ऑक्सीजन जो है इसको आइसोलेट किया था। और ओट जो है इसको हम कहते हैं एवेना सटाइवा। दूसरी पीजीआर की अगर हम बात कर ले तो वो है जिबरलिंस। और जिबरलिंस जो है इसकी डिस्कवरी के ऊपर अगर हम बात करें तो जो बकाने या फिर फूलिस सीडलिंग एक तरह की डिजीज है जो कि राइस की सीडलिंग में होता है, वाज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन। एक फंगल पैथोजन है जिसका नाम है जिबरेला फ्यूजिकराई ई कोरोशावा। तो 1926 में जिबरेला फ्यूजिकराई एक तरह का जो है उन्होंने देखा कि जो बकाने या फुलिस सीडलिंग है एक तरह का डिजीज है जो कि राइस की सीडलिंग में होता है, और वो होता है एक फंगस से। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो अपीयरेंस ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज इन द राइस सीडलिंग। मतलब वो फंगस जो है जो बीमारी कॉज कर रहा है उसकी बीमारियां हमें कहाँ दिख रही है, राइस की सीडलिंग में। और उसको ट्रीट किया गया विद द स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस की जो स्टेराइल फिल्ट्रेट है उससे उसको क्या किया गया, ट्रीट किया गया। ये जो एक्टिव सब्सटेंस था जो कि फंगस से हमें मिल रहा था, बाद में उसका आइडेंटिफाई किया गया एज अ जिब्रेलिक एसिड। तीसरी अगर हम पीजीआर की बात कर लें तो तीसरी पीजीआर हमारी हो जाती है दैट इज द साइटोकाइनिन्स। जो साइटोकाइनिन्स है इसकी डिस्कवरी की बात कर लें तो इसमें एफ कुक जो है और उनके जो को वर्कर्स थे वो ऑब्जर्व किए फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ द टोबैको स्टेम द सेलस, जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है उसको हम कैलस कहते हैं। तो बेसिकली जो कुक और उनके वर्कर्स थे वो ऑब्जर्व किए इंटरनोडल इलोंगेशन ऑफ टोबैको स्टेम। टोबैको तो वेस्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए एक्सट्रैक्टेड जो है इन सबसे हमें क्या मिल रहा था, साइटोकाइनिन्स हमें देखने को मिल रहा था। बाद में मिलर इट एल जो है 1955 में जो है बाद में जाकर के आइडेंटिफाई किए और क्रिस्टलाइज किए जो साइटोकाइनेसिस को प्रोमोटिंग सब्सटेंस था, साइटोकाइनेसिस की प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस, उसका नाम दिया उन्होंने काइनेटिन। इसके बाद हम बात कर ले एब्सिसिक एसिड की। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है इसके अंदर तीन इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग जगह से तीन अलग अलग रिसर्चर्स जो थे उन्होंने रिपोर्ट किया एक साथ तीन डिफरेंट काइंड की इनहिबिटर्स। बेसिकली ये रोकने वाला काम जो कर रहा है वो। तो इनहिबिटर्स में पहला इनहिबिटर बी, मतलब एक साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह से आए और उन्होंने बताया तीन इनहिबिटर का नाम, जिसमें पहला था इनहिबिटर बी, दूसरा था एब्सिसन 2 और तीसरा था डॉर्मिन। और बाद में जाके ये प्रूव हुआ कि ये तीनों का तीनों जो नाम है ये केमिकली आइडेंटिकल है, मतलब बेसिकली इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो इक्वल है। तो बाद में इसको नाम दे दिया गया क्योंकि इन सबकी जो है इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 और डॉर्मिन, इन सबका नाम जो है वो अलग अलग था, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन एक होने की वजह से इसका नाम दे दिया गया था एब्सिसिक एसिड, ABA। और लास्ट जो हार्मोन है उसमें आता है दैट इज द इथाइलिन। और इथिलीन जो है इसको एच कजिन जो है 1910 में कंफर्म द रिलीज ऑफ अ वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंजेस दैट हैस्टन द राइपनिंग ऑफ द स्टोर्ड अनराइप बनाना। जो अनराइप यानी कि बिना पका हुआ जो बनाना था उसके पास जब ऑरेंज यानी कि पका हुआ ऑरेंज को जब रखा गया तो उसमें से कुछ ऐसा वोलाटाइल टाइप का यानी कि जो गैसियस टाइप का सब्सटेंस है वो रिलीज हुआ, जिससे वो क्या हुआ कि वो जो कच्चा बनाना था वो भी क्या हो गया, पक गया। बाद में इस वोलाटाइल सब्सटेंस को नाम दिया गया एज अ इथाइलिन C2H4। ठीक है, इसके बाद जो है हम अब देख लेते हैं कि इन पीजीआर जो होते हैं इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होती है। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि ये बेसिकली इसकी डिस्कवरीज वगैरह, तो अभी तक हम ये चीज़ें देख रही थी इसकी डिस्कवरीज वगैरह, और अभी जो है हम यहाँ से देखेंगे इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होती है, यानी कि इसकी वर्किंग जो है वो क्या होती है, इसकी फंक्शंस क्या क्या होती है। अगर हम ऑक्सीजन्स की बात कर लें तो ऑक्सीजन्स जो होती है ये वर्ड आया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है, मतलब ऑक्सीजन में इसको हम ग्रीक में अगर लिखें तो AUXEIN ऐसे, और इसका मतलब होता है टू ग्रो यानी कि ग्रो होना।
तो पहले जो है सबसे पहले ये आइसोलेट हुआ था फ्रॉम द ह्यूमन की यूरिन से। जो ह्यूमन की यूरिन होती है वहाँ से ऑक्सीजन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। और जनरली ये प्रोड्यूस होता है बाय द ग्रोइंग अपाइसिस ऑफ द स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की जो ग्रोइंग अपाइसिस होती है यानी कि रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम, वहाँ से जो है बेसिकली हमें ये प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। अगर हम नेचुरल ऑक्सीजन की बात कर ले तो उसमें आता है दो नाम, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और अगर हम सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात कर ले तो इसमें दो नाम है, दैट इज दी NaA यानी कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और उसके बाद दूसरा है हमारा 2,4D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके बाद जो है हमारा ऑल दीज ऑक्सीजन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली। ये जितने तरह के ऑक्सीजन्स हैं इनका यूज जो होता है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में इनका यूज होते आ रहा है और होता है। अब जो है हम ऑक्सीजन की फंक्शन के ऊपर देख लेते हैं। जो फंक्शंस होती है ऑक्सीजन की, इसमें सबसे पहले कि ये इनिशिएट कराता है रूटिंग इन द स्टेम कटिंग। स्टेम के कटने से वहाँ पे रूटिंग हमें रूटिंग की इनिशिएशन देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरी ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग। इन पाइनएप्पल के केस में ये फ्लावरिंग जो है इसको प्रमोट करेगा। तीसरा जो है ये हेल्प करता है टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस पे ये जो फ्रूट और लीफ होती है उसकी जो है मतलब प्रिवेंट करता है उसको गिरने से, ड्रॉप होने से उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। और चौथा है ये प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीफ एंड द फ्रूट। जो ओल्डर मैच्योर लीफ और फ्रूट होता है उसको बेसिकली ये गिराता है और ड्रॉप करवाता है, उसकी एब्सिशन करवाता है। और जो बेसिकली हमारा ये अर्ली वाला जो फ्रूट एंड लीफ होता है उसको गिरने से ये बचाता है। तो ऑक्सीजन की ये मेन फंक्शंस होती है। और कुछ फंक्शंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये जो है ऑक्सीजन ये और क्या क्या करता है, ये पार्थिनोकार्पी जो है उसको इंड्यूस करता है इन द केस ऑफ टोमेटो। इसके बाद ये वाइडली यूज होता है एज अ हर्बिसाइड की तरह। जो है जो भी हर्ब्स को किल करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर्ब जो भी हमारा हर्ब है खेतों में, उसको जो खा जाने वाले हैं जो भी कीड़े वगैरह होते हैं उसको हर्बिसाइड्स कहते हैं। तो उसको उसके तरह एज ए यूज़ होता है, वाइडली यूज्ड एज अ हर्बिसाइड्स। और उसमें आ जाता है सबसे मेन नाम, दैट इज़ द 2,4D जो कि वाइडली यूज्ड होता है टू किल दी डाइकॉट वीड्स। मोनोकॉट वीड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, डाइकॉट वीड जो होती है इस पे इसकी इफेक्ट होती है, हर्बिसाइड की तरह एक्ट करता है। इसके बाद जो होता है फंक्शन वो होता है ये वीड फ्री लॉन्स जो होता है वो प्रिपेयर करता है। इसके बाद ये कंट्रोल करता है जाइलम की डिफ्रेंसिएशन और हेल्प इन द सेल डिवीजन, जो कि मैंने आपको बताया ही था, प्रोमोटिंग इसका काम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारी इसकी फंक्शंस के ऊपर। अब एक चीज़ें और दे रखी है, दैट इज़ हमारे ऑक्सीजन्स के अंदर ही, दैट इज़ अपाइकल डोमिनेंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपाइकल डोमिनेंस का मतलब है कि क्या होता है, जब ग्रोइंग अपाइकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी बड। जो अपाइकल यानी कि टॉप पे जो भी बड आता है, जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की बड होती है। एक जो लीफ की एक्सिल में आती है उसको एक्सिलरी बड कहते हैं, और एकदम जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमें देखने को मिलती है वो होती है दैट इज दी अपाइकल बड। ठीक है, तो जो अपाइकल बड के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो रोक देता है ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जो होता है उसकी ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। तो एक प्रोसेस किया जाता है, मतलब बेसिकली अगर क्या होगा सिर्फ टॉप पे ही बड आएंगे तो क्या होगा, सिर्फ उतनी ही यहाँ पे क्या हो सकती है, मतलब कोई भी चीज़ ग्रो कर सकती है। अगर एक्सिल पे बड आएगा ही नहीं तो वहाँ पे क्या हो सकती है, मतलब वहाँ पे फ्लावर फ्रूट हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारी जो है जो भी हम उपजा रहे हैं बेसिकली वो क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें लॉस हो जाएगा, और इसकी वजह से हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं कैपिटेशन का मतलब होता है, सॉरी डीकैपिटेशन है, कैपिसिटेशन नहीं, डीकैपिटेशन जो होता है इसमें शूट टिप जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे रिजल्ट होता है इन द ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी बड। बाकी की जो एक्सिलरी बड होता है वो भी ग्रो कर पाता है, क्योंकि अब जो है शूट की टिप हट चुकी है, डीकैपिटेशन हो चुका है, तो वहाँ पे अब अपाइकल की डोमिनेंस नहीं रहेगी, अब एक्सिल पे भी जो है बर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। और ये वाइडली यूज होता है इन द टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में। जो टी प्लांटेशन होती है, चाय पत्ती की खेती, उसके केस में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ चाहिए टी प्लांटेशन के केस में। तो वही किया जाता है, डीकैपिटेशन ही किया जाता है, ताकि एक्सिल पे भी बड़ आ सके, वहाँ पे भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग हमें देखने को मिल सके। तो ये थी हमारी अपाइकल डोमिनेंस।
इसके बाद दूसरी जो है दैट इज़ दी हमारे जिबरलिंस है। और जिबरलिंस जो होता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड जो है वो रिपोर्ट हुआ है फ्रॉम द फंजाई एंड द हायर प्लांट जो है इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है जिबरलिंस को, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन जिब्रेलिक एसिड 3 जो है ये वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड टू बी डिस्कवर्ड। जो पहला जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर्ड हुआ था वो बेसिकली जिब्रेलिक एसिड 3 था, ठीक है। और सारे तरह के जो जिब्रेलिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम फंक्शंस की अगर बात कर ले तो बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो है सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर कि ये इंक्रीज करवाता है इन द लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप्स स्टॉक। जो ग्रेप्स की स्टॉक होती है उसकी लेंथ क्या करती है, ये बढ़ाती है। और ये कॉज करती है द फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। मतलब बड़े बड़े फल जो फल जो होती है, एप्पल की यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, उसकी शेप एंड साइज जो होती है उसको बढ़ाने का भी काम करता है जिब्रेलिंस। इसके बाद ये डिले करता है सेनिसेंस, मतलब जिससे मार्केट पीरियड बढ़ जाती है। अगर सेनिसेंस रुक जाएगी, यानी कि अर्ली स्टेज में क्या होगा कि अगर फ्रूट जो है वो गिरने से बच जाएगा, सेनिसेंस रुक जाएगी, तो क्या होगा कि फ्रूट ज़्यादा टाइम तक जो है वो ऊपर रह सकती है, यानी कि पेड़ों पे रह सकती है, जिससे कि क्या होगी, मार्केट पीरियड जो होगा वो बढ़ सकता है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड जो होता है इसका यूज होता है टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री जो होता है। इसके केस में जिब्रेलिक एसिड 3 जो होता है वो यूज़ होता है माल्टिंग प्रोसेस में। और क्या होता है कि ये इंक्रीज करता है द लेंथ ऑफ द स्टेम ऑफ द शुगर केन की जो स्टेम होती है कितनी बड़ी बड़ी होती है, उसको ये उसकी लेंथ जो होता है उसको बढ़ाने का काम भी जिब्रेलिंस करता है, दस इंक्रीजिंग द यील्ड्स एज मच एज 20 टन पर एकड़। जिससे क्या होता है ये यील्ड बढ़ सकता है हमारा 20 टन पर एकड़, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्प्रे करेंगे जुवेनाइल कॉनिफर्स पे विद द जिब्रेलिक एसिड, जिससे उसी हैस्टन दे मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे अर्ली सीड प्रोडक्शन होगा। मतलब अगर कोई एक पौधा है, जैसे जुवेनाइल कॉनिफर्स की यहाँ पे बात करी गई है कॉनिफर्स की, तो उसमें क्या होता है कि जिब्रेलिक एसिड जो होती है उसकी स्प्रे करी जाती है ताकि उसकी मैच्योरिटी पीरियड तुरंत आ जाए, उसमें अर्ली सीड प्रोडक्शन हो और अर्ली हमें उससे बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये करी जाती है जिब्रेलिक एसिड के हेल्प से ही। और बोल्टिंग करी जाती है, जिसमें बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड की इलोंगेशन करी जाती है बीट में, कैबेजेस में और बहुत सारे तरह के प्लांट जिसमें रोजेट टाइप की हैबिटेट होती है, उसके केस में बोल्टिंग जो है वो करी जाती है। तो ये सारे तरह के जो फंक्शंस हैं जिब्रेलिक एसिड के और ऑक्सीजन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। इसके हर एक पॉइंट से सवाल आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है इसमें सवाल, और एनसीईआरटी का ही पॉइंट आता है बेसिकली, तो हमें अच्छे से इसको याद रखना है। तो हमने आपको अभी आज के क्लास में पीजीआर क्या होता है वो मैंने आपको बताया, प्रमोटिंग इनहिबिटिंग क्या होता है वो बताया, फिर मैंने आपको उसकी डिस्कवरी वगैरह बताई, फिर मैंने आपको ऑक्सीन्स और जिबरलिन्स की पूरी डिटेल में अच्छे से बताई है कि उसकी फंक्शंस क्या होती है और वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ऑक्सीन्स और जिबरलिन्स हो चुकी है, और जो है अभी हमारी बची हुई है दैट इज़ दी साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ठीक है। 3 हमारा बचा हुआ है। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज़ द वर्नलाइजेशन, वो हमारे नीट की सिलेबस से हट चुका है, तो उसको मैं कवर नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास, और आई होप कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। और आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा सारे हैंड रिटन नोट्स। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।